भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया और हम लेकर आए हैं G20 के अलग अलग रंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। G20 भारत के समापन ने एक नए वैश्विक युग का सूत्रपात किया। इन भू राजनीतिक परिवर्तनों से अलग G20 भारत ने देश की कला, संस्कृति और इतिहास परंपरा के फलक पर एक अलग ही छटा बिखेरी है। जिस तरीके से और जिस व्यवस्थित रूप से दुनिया के सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध भारत की गौरवशाली विरासत को दुनिया के सामने रखने का सफल आयोजन किया गया, वो काबिले तारीफ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का रथ चक्र हो या फिर ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक सभा मंडपम हो या पूरी दुनिया में सत्य अहिंसा के सिद्धांत के लिए पूजे जाने वाले महात्मा गांधी की समाधि स्थली या फिर कला शिल्प की झलक, सभी कुछ अपने सबसे चमकदार रंगों में दुनिया के सामने थी। अपने इस कार्यक्रम G20 के रंग में हम आपको दिल्ली में आयोजित G20 के 2 दिनों के सम्मेलन के दौरान दिखे अलग अलग रंगों से रूबरू कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस सम्मेलन में आए सभी नेता बापू की समाधि राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया था। बापू की समाधि पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख भी पहुंचे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुंचे तो जापान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे। सभी नेताओं ने शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक पुरानी कहावत है कि सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। रविवार की सुबह दुनिया की सारी सड़कें एक ही तरफ गई और वो है राजघाट। राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि। उस गांधी की समाधि जिन्हें दुनिया महात्मा कहकर आदर देती है और हम भारत के लोग अपना राष्ट्रपिता मानकर श्रद्धांजलि। इसीलिए G20 समिट की दूसरी सुबह सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। हर मुद्दे पर दुनिया को एकजुट करने का हुनर भारत को आता है और ये हुनर गांधी के इस मानवीय सिद्धांत से निकला है कि सत्य और अहिंसा ही संसार को चला सकते हैं। G20 के सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व का लोहा माना। तभी तो हंसी खुशी G20 घोषणा पत्र को सबने स्वीकार कर लिया। वो सारे उसी वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना को लेकर राजघाट पहुंचे। राजघाट में उस महात्मा की समाधि है जिसका व्यक्तित्व देश काल की सीमा से बाहर जाता है। उस गांधी में अपनी श्रद्धा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 ने सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को अपने परिवार का नया सदस्य बनाया। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो विषमता और रंगभेद के शिकार रहे हैं। गांधी ने उसी रंगभेद और विषमता के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पहली लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई सफल और सार्थक रही। कितना सुखद संयोग है कि 78 साल पहले अमेरिका का परमाणु बम जापान पर गिरा। बर्बादी के उस मंजर से आज भी मानवता सिहर जाती है। लेकिन युद्ध के आगे शांति और प्रेम का संदेश देने वाले गांधी की समाधि पर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सर नवाने पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी। जिस हिरोशिमा पर परमाणु बम का कहर बरसा था, वो आज गांधी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उस अमेरिका में जब इंसान और इंसान के बीच रंगभेद की निर्मम दीवार थी, उसको तोड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। किंग को शांति और साहस के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली थी। उसी का नतीजा था कि अमेरिका में करीब 15 साल पहले पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना। अमेरिका गांधी के इस मानवीय एहसान का हमेशा आभारी रहता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से विश्वास कर सकेंगी कि हार्ड मास का एक ऐसा आदमी भी कभी इस धरती पर चला था। वो गांधी कैसे रहे होंगे, इसकी परिभाषा उनका व्यक्तित्व लिखता है। उसी व्यक्तित्व की स्मृतियों को प्रणाम करने के लिए दुनिया के सारे ताकतवर नेता भारत के उस राजघाट पर एकत्रित हुए।
वो सारे नेता राजघाट की पवित्र भूमि पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे होंगे। G20 सम्मेलन में जहां दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, तो उस समय इसकी पृष्ठभूमि थी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। ये महज खंडहर मात्र नहीं, बल्कि इस दुनिया को ज्ञान देने का एक आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया ने ये देखा कि हजारों साल पहले भारत ने ही शिक्षा और ज्ञान का रास्ता सबको दिखाया था, और ये खंडहर ये भी दिखा रहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया का भविष्य तय करने के लिए विश्व के राष्ट्राध्यक्ष सबसे प्राचीन देश की राजधानी दिल्ली में मिले। ये बात सभी जानते हैं कि इतिहास के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता। जब देवतुल्य अतिथियों से भारत के राष्ट्रपति का परिचय प्रधानमंत्री करा रहे थे, उस क्षण की पृष्ठभूमि थी नालंदा विश्वविद्यालय। G20 सम्मेलन के लिए बने सभा स्थल, सभा मंडपम, वहां स्थापित महाकाय शंख और सामने भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा आगंतुकों को ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। राष्ट्रपति से मिलने वाले हर अतिथि जब पृष्ठभूमि की ओर देख रहे थे, तो उनके अंतर मन में इतनी सी बात अवश्य उठ रही होगी कि इस स्थान पर कभी उनके पूर्वज अध्ययन के लिए आया करते होंगे। इतिहास के उस कालखंड में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे कई विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे, जब दुनिया शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर थी। वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी पटना के पास है नालंदा। 6ठी शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग लंबी यात्रा करते हुए नालंदा पहुंचे थे। खुदाई में इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए मिले हैं। यहाँ छात्रों की संख्या लगभग 10,000 और अध्यापकों की संख्या लगभग 2,000 हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय परिसर में 7 बड़े कक्ष और 300 अन्य कमरे थे, जहां व्याख्यान हुआ करते थे। यहाँ का पुस्तकालय 9 मंजिल का था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निशुल्क हुआ करते थे। नालंदा भारत के उत्कर्ष की कहानी कहता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथाओं का वर्णन करता है, संसार में प्रथम अर्थशास्त्र पुस्तक देने वाले और विदेशी आक्रांता सिकंदर को पराभूत करने की गाथा सुनाता है। बुद्ध और महावीर के ज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा था ये विश्वविद्यालय, जो आज खंडहर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। नालंदा खगोल शास्त्र का एक उन्नत अध्ययन केंद्र भी था, जहां के कुलपति आर्यभट्ट हुआ करते थे। 800 वर्ष से अधिक समय तक संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा स्वयं निर्माण और विध्वंस की कहानी कह रहा है। G20 में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसार एक मत हुआ है, जिसमें एक मुद्दा आतंकवाद भी है। नालंदा का ये विराट स्वरूप भी आतंकवाद का शिकार हुआ था। आताताई बख्तियार खिलजी ने हजारों हंसते मुस्कुराते छात्रों और शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी थी। महासमृद्ध पुस्तकालय को आग लगा दी थी। कहते हैं वो पुस्तकालय 6 महीनों तक लगातार जलता रहा। खिलजी के आतंकवाद ने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म सब कुछ मिटा डाला था। भारत ने G20 के माध्यम से संसार को एक परिवार होने का संदेश दिया है। भारत के गौरव, वैभव और विरासत के दर्शन कराए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की गूंज के साथ भविष्य के निर्माण के लिए हृदय के तार जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एक मत होकर संसार भी मान रहा है कि यही युग का आह्वान है।
G20 के सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग देशों से आए माननीय अतिथि जब प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तो दुनिया को भारत के कई ओझल तथ्यों का परिचय मिल रहा था। उनमें से एक था रथ चक्र। चक्र की पृष्ठभूमि से भारत के विकसित विज्ञान का संदेश संसार को मिल रहा था। आइए देखते हैं क्या है ये चक्र और क्या है इसकी विशेषताएं। G20 एक ऐसा मौका जिसने भारत के प्राचीन गौरव को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। सभा मंडपम के रूप में सभा स्थल हो, परिसर में रखा महाकाय शंख हो या फिर मंडपम के ठीक आगे भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा। सभी में भारत की मनोरम छवि प्रतिबिंबित होती दिखती है। G20 सम्मेलन के पहले दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का स्वयं खड़े होकर स्वागत किया तो एक बार फिर भारत का इतिहास, देश की महान संस्कृति, अद्भुत कला शिल्प सब कुछ दुनिया के सामने था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, एक एक करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख आते गए और देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इतिहास के स्वर्णिम क्षणों के गवाह बनते गए। ये सब कुछ जिस एक प्रतीक के रूप में सामने था उसके विषय में थोड़ा जानना रोचक होगा। हम बात कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि की जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। इसे G20 सम्मेलन का सबसे सुंदर चित्र कह सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर स्थित चक्र का प्रतिरूप, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी। इसे धर्म चक्र के रूप में भी जानते हैं, सूर्य चक्र के रूप में भी। सनातन की मान्यता है कि समय परिवर्तनशील है और सतत गतिशील भी। ये चक्र भारत की वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है। ये चक्र भारत के विकसित खगोल शास्त्र के अध्ययन को दर्शाता है। ये चक्र भारत की विकसित काल गणना और पंचांग को दर्शाता है। विकसित भारत का प्रतीक है ये चक्र, जहां विश्व के अलग अलग देशों से आए लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसे धर्म चक्र कहें या काल चक्र, इसका संकेत स्पष्ट है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो काल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। आज से लगभग 750 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये आदिदेव सूर्य को समर्पित है। ये चक्र अनुग्रह, प्रसन्नता और जीवन की लय को दर्शाता है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, यानी कुल 24 पहिए। इन 24 पहियों को दिन के 24 घंटों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में 12-12 अश्वों की 2 पंक्तियां भी हैं, जो 12 महीने की प्रतीक हैं। मंदिर में 12 राशियों के प्रतीक के रूप में आधारभूत 12 महाचक्र हैं। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इन तथ्यों से गुजरते हुए कह सकते हैं कि एक बार फिर भारत इस काल चक्र की धुरी बना है। ये समय विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के फिर से उदय का है। ये समय भारत का है। G20 सम्मेलन में आए विदेशी अतिथियों ने भारत की हस्तकरघा, नक्काशी जैसी कलाएं, निर्माण और विकास को तो देखा ही, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ का अध्यात्म और भक्ति भी खूब रास आई। ऐसे ही हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इन 2 दिनों में थोड़ा सा वक्त निकालकर
अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। उन्होंने दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। हमारी सहयोगी शालिनी खंडेलवाल ने भी ऐसे कई कलाकारों से बात की। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में डिप्लोमेसी का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। 100 से ज्यादा मुद्दों पर आम सहमति का बनना देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 के सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान किया। देखा जाता है कि घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ, बल्कि पूरा घोषणा पत्र सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसके आने वाले समय में व्यापक असर होंगे। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के बीच कुछ ऐसे विशेष क्षण भी रहे जो राजनीति के इतर नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन के बीच ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता संग अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। भारत आने से पहले ऋषि सुनक ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वह किसी मंदिर में दर्शन करना चाहेंगे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक की यह पहली भारत यात्रा है। इसी G20 सम्मेलन के बीच प्रगति मैदान के हॉल में भारत के ट्रेडिशनल आर्ट को भी देखने का अवसर मिला। हम पहुंच गए हैं प्रगति मैदान के क्राफ्ट बाजार में, एक ऐसा बाजार जहां भारत की विविध संस्कृति और कला की झलक देखने को मिल रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की संस्कृति के कई आयाम यहाँ पर मौजूद हैं। भारत की धरती की मिट्टी की खुशबू ने दुनिया के कई देशों को यहाँ पर आकर्षित किया है। मेरी माटी मेरा देश ये अभियान देश में चलाया गया, जिसने न सिर्फ देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का एक मौका दिया, वहीं साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी लोगों को जागरूक करने की एक शुरुआत की। और मिट्टी की लेकर एक कला है जिसे कहते हैं मड आर्ट, जिसका प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं। उस मड आर्ट का नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं इस मड आर्ट के बारे में। जी, आप मड आर्ट के कलाकार हैं, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मंज खान मुतवा है, मैं स्पेशलिस्ट मड आर्ट का आर्टिस्ट हूँ। तो मिट्टी से ये कलाकारी आप कर रहे हैं, जिसमें मैं देख रही हूँ कि मिरर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो कैसे ये कला की शुरुआत हुई और कैसे ये इवॉल्व हुआ? क्योंकि पहले जैसा मैं देख पा रही हूँ, शायद पुराने समय में गांव में लोग मिट्टी से, गोबर से घरों को लीपा करते थे, जो कहीं ना कहीं शुद्धता और स्वच्छता की ओर इशारा करता था। तो अब ये मड आर्ट आप बना रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? ये मड आर्ट उस समय शुरू हुआ है जब व्हीकल के लिए घोड़े और ऊंट इस्तेमाल होते थे। उस समय ये आर्ट शुरू हुई। 350 साल पहले ये आर्ट शुरू हुआ था बन्नी के एरिया में, जो कच्छ में आता है, गुजरात में। वहाँ पर उन लोगों ने अपने घर जो बनते थे वो पूरे मिट्टी से बनते थे, पूरे घर मिट्टी के होते थे। उनमें लिपाई, जो प्लास्टर आज हम सीमेंट से करते, लेकिन वो अपना प्लास्टर गोबर से करते थे, मिट्टी और गोबर मिलाकर उसको लिपाई करते थे, जिसे लिपण कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे घरों को खूबसूरत कैसे बनाएं, हमारे घरों को अच्छा कैसे बनाएं। तब उनके दिमाग में आया कि इसी मिट्टी से, इसी गोबर से, लेकिन उस जगह हम चिकनी ज़्यादा मिट्टी लेंगे जो बहुत चिपचिपाती होती है तालाब की, वो लोकल तालाब की मिट्टी लेकर उन्होंने फिर ये डिज़ाइन बनाए, जिसका वो 350 साल पहले इस आर्ट का जन्म हुआ, जिसे आज हम मड आर्ट भी कहते हैं और लिपन आर्ट भी कहते हैं। गुजरात की इस नायाब कला से, मड आर्ट, मिरर आर्ट से हम रूबरू हुए। और ये क्राफ्ट बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर के देश पहुँच रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और भारत की कला के अलग अलग पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं। तो मड आर्ट, मेरी माटी, इस देश की धरती की, इस मिट्टी की खुशबू दुनिया भर तक पहुँच रही है और सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्राफ्ट बाज़ार में देश के अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी में और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ है खास। उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दिलशाद हुसैन जी हैं। तो जानते हैं इनकी कला के बारे में।
नमस्कार दिलशाद जी। जानना चाहूँगी आपकी कला के बारे में। आप ब्रास पर एनग्रेविंग कर रहे हैं जिसके लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपकी इस कला को आपने किससे सीखा और इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी से। ये एनग्रेविंग का जो कार्य है मैंने अपने दादा से सीखा है। दादा हमारे इस नक्काशी को करते थे। मैं 6 साल की उम्र में दादा के पास बैठ जा कर था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कुछ ना करते करते कुछ सीखने भी लगा, करने भी लगा। उसके बाद हमारे दादा का इंतकाल हो गया, फिर वो गुजर गए। उसके बाद हमारे एक चाचा हैं जिनका नाम है कल्लू अंसार कहते हैं उन्हें, फिर मैंने उनसे भी सीखा। अब उनके बाद हमारे चाचा की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने अपनी कोशिश से और जो हमारे मोहल्ले में सीनियर लोग थे उनसे भी हमने कभी परहेज नहीं करा कि हमें कोई क्या कहेगा, हम उनसे भी मालूम कर ले करे थे। ये आपकी जो कला है ये अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि आपको पुरस्कार मिला। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपकी इस कलाकारी को उन्होंने दूसरे देश तक पहुंचाया और आपकी कला वहां तक पहुंची, भारत से निकल के दूसरे देश तक। बहुत ही नायाब है आपकी कलाकारी। तो क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को आपने दादाजी से सीखा है, तो क्या अपने पोते को आप सिखाएंगे? और आपके बेटे भी इस कला में रुचि रखते हैं? हमने अपने बेटियों को भी सिखाया है। 2 बेटी हमारी स्टेट अवार्ड हैं, हमारी खुद अपनी बीवी स्टेट अवार्ड है, 2 बच्चे मेरे खुद स्टेट अवार्ड हैं, और मेरे लड़के जो हैं उनकी बीवी भी स्टेट अवार्ड है। मेरे घर के अंदर 6 अवार्ड हैं बच्चों को, और 4 मेरे पास हैं, 10 अवार्ड हो गए। और जो मेरे सागिरत हैं उनमें से भी मैंने अवार्ड दिलवाए हैं, और वो काम कर रही हैं लेडीज़ें, अपनी रोजी रोटी अपने घर पे चला रही हैं अच्छे से, और बहुत दुआएं भी देती हैं कि आपका अल्लाह भला करे। आज हम घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। भारत की पिथौरा चित्रकला ने भी विदेशों से आए मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठौरा पर घर के दीवारों पर बनाई जाती है। मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। ये पिठौरा पेंटिंग राठवा जो आदिवासी समुदाय छोटाउदेपुर जिले में रहता है उनके देवता है। ये 12,000 साल पुराना एक कला और संस्कृति है। उसमें छोटे जीव से लेकर बड़े जीव पर प्रकृति के अंदर जल जंगल जमीन के सभी जीवों को इसमें बनाया जाता है। और लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि जैसी सुख शांति हमको मिलती है वैसी ही सुख शांति पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरी उसमें सुख शांति मिलती रहे। जैसे कि G20 समिट है, उसमें इनका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो यही एक सिद्ध करता है कि जैसी सुख शांति हमको मिलती है वैसी सुख शांति पूरे समाज को मिले। ये हमारे भारत की परंपरा है। मधुबनी पेंटिंग में सारे कलर आते हैं, क्योंकि ये खुशी का है तो मतलब वो कलर दिखना चाहिए, तो इसमें लाल पीले सब आते हैं। जैसे हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो उसमें नेचुरल कलर से सब कुछ, जैसे हल्दी से बनाए, पीपल के छाल से ब्राउन कलर बनता है, जैसे ये हम बना के घर से लाए हैं, तो इनमें सारा नेचुरल कलर है। और ये कैनवास है तो इस पे हम लोग जो है फैब्रिक कलर करते हैं। तो ये तो अभी हमने जाना मधुबनी कला के बारे में, जो कैनवस पर एक्रेलिक कलर और कागज़ पर कुछ पारंपरिक और नेचुरल कलर से की जाती है। यही हम दूसरी एक कलाकारी भी देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो, मेरा नाम दीपा है। मैं मंजूषा पेंटिंग बना रही हूँ जो बिहार के भागलपुर में बनती है। इसमें बेसिकली सिर्फ 3 कलर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ ग्रीन, येलो एंड रेड कलर ही यूज़ हुआ है, जो बिहुला बिसेरी की स्टोरी के ऊपर बनाई जाती है। और आजकल ये पेंटिंग आपको डिफरेंट क्राफ्ट्स पे मिल जाएगी, जैसे कि वुड पे भी आपको मिल जाएगी, आपको जूट के बैग्स पे मिल जाएगी ये कलाकारी, ये आपको साड़ी पे, दुपट्टे पे एंड डिफरेंट मटेरियल पे भी आपको मिल जाएगी ये। दीपा जी, आपने बिहुला बिसेरी का जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक शिवलिंग की कलाकृति दिख रही है और इसके अलावा कुछ और आकृतियाँ दिख रही हैं। तो ये सब किस कहानी को बयां कर रही हैं? बिहुला बिसेरी क्या है, इसके बारे में बताएं।
जी, ये स्टोरी है बेहुला और बिसेहरी की, जिसमें बेहुला जो होती है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और बिसेहरी होती है शिव जी की गोद ली हुई पुत्री होती है जो एक नाग कन्या होती है। तो ये जो बेहुला होती है इसके पति को वो नाग कन्या काट लेती है और उस जहर की वजह से इसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो बेहुला शिव जी की भक्त होती है, वो स्वर्ग लोक में जाकर अपने पति के प्राण वापस लेकर आती है। इसलिए यहाँ पर शिवलिंग दिखाया हुआ है कि वो शिव जी से प्रार्थना करती है, इतनी बड़ी भक्त होती है और उसी को डिपिक्ट किया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाउस के शेप में एक आकृति बनी हुई है। ये घर हमेशा शुभ कार्य में यूज़ होता है। आप इसको बिहार में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर ये बनाया जाता है। घर के आकार में एक शेप बनती है जिसको हम पूजते हैं, पूजा होती है और उसको सर पे रख के पूरे गांव में उसको घूमते हैं। यही स्टोरी है इसमें। थैंक यू दीपा जी। और हमने जाना इस मंजूषा कला के बारे में और वहाँ की पारंपरिक कहानियाँ जो इन कला के पीछे की प्रेरणा है और उन कहानियों को पेपर पर, कैनवस पर उकेरा जा रहा है। और साथ ही साथ देखते हैं इस बिहार की प्रदर्शनी में अलग अलग वस्तुएं हैं जिन पर ये कलाकृतियाँ, ये कलाकारी नज़र आ रही है। सम्मेलन के बीच प्रगति मैदान में देश के हैंडलूम कला की प्रभावशाली छाप भी साफ साफ देखने को मिली। आज मैं जो G20 में अपना दिखाने आई हूँ कि हम हैंडलूम का कपड़ा कैसे बनाते हैं। लोग कपड़े तो सब पहनते लेकिन ये कि बनाते कैसे हैं, कि बनाना भी तो ये कि बनता कैसे। सब सोचते हैं कि आजकल पावर लूम भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी चल रहा है, लेकिन हैंडलूम बहुत कम। लेकिन जो जानता है तो पहचानता है कि हैंडलूम का कपड़ा क्या होता है और कैसे बनाते हैं। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन का दूसरा दिन ही अंतिम दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता का निशान ब्राजील को सौंपा। हालांकि भारत के पास नवंबर के आखिरी तक G20 की अध्यक्षता रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का समापन करते हुए भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। तो आपने देखे भारत में G20 के अलग अलग रंग। भारत वो देश है जिसने समृद्धि का शिखर भी देखा और पराभव का बिंदु भी। अपनी समृद्ध विरासत के होते हुए भी लंबे समय तक हमारा देश पराधीनता के बंधन में रहा और गौरवशाली अतीत से कटा रहा। G20 के इस आयोजन ने देश की धरोहर को न सिर्फ दुनिया के सामने रखा बल्कि भारतवासियों के अंदर गौरव का संचार किया। G20 ने हमें हमारे सामर्थ्य और हमारी सांस्कृतिक गहराइयों के प्रति जागृत और सचेत किया। G20 के बहाने पूरा देश एक मंच से स्वयं को जुड़ा हुआ पा रहा है। दुनिया के प्रति भारत का जो दायित्व है उसके प्रति जागरूकता भी है। विश्वास है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।